Hi everyone, this is Ruchin Tejawat and I welcome back you to your Pedia। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। जिन्होंने भी एनवायरमेंटल साइंसेस से गेट 2021 का पेपर दिया है, उनके लिए जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री सब्जेक्ट था उसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पेपर का एनालिसिस भी करेंगे कि क्या क्या किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं। तो द लेवल ऑफ पेपर विल बी डिस्कस्ड गेट 2021 में। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब गेट 2021 की एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत ही यूजिंग जस्ट कॉमन सेंस। ओके, और कुछ कुछ जगह पे आपको थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। ओके, तो एनवायरमेंटल साइंसेस से जो लोग गेट का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही इजी एक नया ऑप्शन निकल के आया है, जिसको आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। ओके, तो इसका एनालिसिस करते हैं। तो जो डिफिकल्टी लेवल था, दैट डिफिकल्टी लेवल इज वेरी इजी टू मॉडरेट। ओके, इजी टू मॉडरेट। मॉडरेट इसलिए क्योंकि दो क्वेश्चन ऐसे आए थे पेपर के अंदर, जस्ट टू क्वेश्चन, इनको सॉल्व करने में हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम आए। ओके, हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम आए, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर वेरी इजी। नंबर ऑफ क्वेश्चन आया था 13 क्वेश्चन। So out of 13, 11 questions were very easy, which could have been solved in just like 1 minute or 2 minute। इससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना चाहिए। दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि शायद नहीं होते, ओके, क्योंकि वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे। हम लोग इसी के साथ में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू क्वेश्चंस। ओके, सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी बेसिक वेरी सिंपल क्वेश्चन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का। ओके, तो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्या है। द टेबल बिलो shows the carbon content of 4 samples of powdered coal। ओके, पाउडर्ड कोल के 4 सैंपल्स हमें दे रखे हैं जो कि कार्बन कंटेंट दिखा रहे हैं। इफ दीज 4 सैंपल्स आर मिक्स्ड कंप्लीटली, व्हाट वुड बी द रिजल्टेंट कार्बन परसेंटेज ऑफ द मिक्सचर ऑफ वेट, मिक्सचर बाय वेट। मतलब कुल मिला के आपको रिजल्टेंट कार्बन परसेंटेज निकालना है। क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। बेसिकली दिस इज वेटेड एवरेज। तो कार्बन कंटेंट रिजल्टेंट कितना आएगा, मास 1 इंटू कार्बन परसेंटेज 1 प्लस मास 2 इंटू कार्बन परसेंट 2 प्लस डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डैश टू डैश, आगे चलता जाएगा। तो रिजल्टेंट कार्बन मास ऑफ 1 इज इंटू परसेंटेज 88 प्लस मास ऑफ 2 इज 1 इंटू 90 प्लस, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, 2 इंटू 80 दिस इंटू दिस प्लस 1 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये समवेयर अराउंड 86% हो जाएगा। बहुत सिंपल, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, कुछ नहीं है, जस्ट कॉमन सेंस है। तो फर्स्ट का आंसर क्या है, बी। ये तो हम सॉल्व कर ले इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अगर आप कैलसी में सॉल्व करोगे इट्स हार्डली अ मिनट, इससे ज़्यादा टाइम ही नहीं लगना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अ सैंपल ऑफ एयर is collected in the morning at an ambient temperature of 25 degrees Celsius। 25 degrees Celsius। The concentration of carbon monoxide in this sample is 30 ppm। 30 ppm भी मतलब 30 parts per million by volume। The same sample is analyzed later in the afternoon when the sample temperature is 35 degrees। मतलब टेम्परेचर कितना हो गया है, 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा टेम्परेचर हो गया। ओके, आपको क्या बताना है, द एनालिसिस रिजल्ट्स विल शो द CO कॉन्सेंट्रेशन एज। मतलब अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ओके, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जैसे 225 से 250 कुछ हो गया है, ओके, तब तो हम बोलते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ने से द कॉन्सेंट्रेशन मतलब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है दैट विल डिस्पर्स। वो डिस्पर्स होगा तो कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा कम होने लग जाएगा। ओके, बट जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर रहा है तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है। अब देखो, डेटा ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है कि आप 29 के फिगर तक आ सको। 29 का फिगर किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना गिवन द डेटा। ओके, बट अब ग्रेटर देन 30 बोला है तो ग्रेटर देन 30 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेस देन 30 दिया होता तो हम स्टिल कुछ ऑप्शन लगा सकते थे, बट नहीं दे रखा है, तो करेक्ट आंसर क्या है, इक्वल टू 30। ओके,
अगेन आई एम सेइंग ग्रेटर देन 30 नहीं हो सकता है, लेस देन 30 दिया होता तो हमें फिर कुछ सोचना पड़ता, कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट नहीं दे रखा है तो करेक्ट आंसर क्या है 30 ppm। वेरी इजी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। तो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है? हमेशा ऑक्सीजन। ये आपको याद रखना है। ओके, ऑक्सीजन। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो 14th क्वेश्चन, अगेन वेरी सिंपल, थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन पढ़ सकें। ओके, क्या दे रखा है? इन प्रॉक्सिमेट एनालिसिस व्हेन अ 10 kg मॉइस्चर फ्री सॉलिड सैंपल, यहाँ पे लिखते हैं 10 kg moisture free solid sample, moisture free solid sample is heated in a furnace at 950 डिग्री सेल्सियस in the absence of air। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। किसी भी चीज को विदाउट ऑक्सीजन अगर हम जलाते हैं तो वो क्या बनाता है? कार्बन बना देता है। so its mass was reduced to 6 kg। नेक्स्ट दे रखा है if the same 10 kg moisture free solid sample is heated in the furnace at the same temperature in the presence of air। कहने का मतलब क्या है? 10 kg सेम है बट इस बार क्या है? ऑक्सीजन है। ओके, ऑक्सीजन है तो ये क्या बन जाएगा? CO2 में कन्वर्ट होगा। कितना रिड्यूस हो गया? बाय 7 kg। ओके, 7 किलो से कम हो गया है। तो हमें बताना है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन इन द सैंपल। तो यूज और कॉमन सेंस, आपका फिक्स्ड कार्बन कितना बचा? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, कितना बचा? 1 kg फिक्स्ड कार्बन। ओके, जो इसके अंदर रह गया है। ओके, 1 kg। अब मुझे परसेंटेज बताना है तो कितना है? 1 kg डिवाइडेड बाय 10 kg, क्योंकि ओरिजिनल सैंपल कितना था? 10 किलो था, इंटू 100। तो दिस इज 10%। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ये जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरल कॉन्सेप्ट। ओके, कोई फॉर्मूले नहीं है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, क्लोरीन इज मोस्ट इफेक्टिव एज अ वाटर डिसइंफेक्टेंट एट अ पीएच ऑफ 6। ये आप वैसे, ये एनवायरमेंटल केमिस्ट्री नहीं है बट दिस इज योर वाटर वाटर सप्लाई या वाटर ट्रीटमेंट जो हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एनीवे आपको याद होना चाहिए, क्लोरीन का जो डिसइंफेक्टिंग पावर होता है वो HOCl हो सकता है या OCl माइनस हो सकता है। ओके, इनमें से मैक्सिमम डिसइंफेक्टिंग पावर इसका होता है जो 6 से 7.5 के बीच में कुछ काम करता है। तो हमारा मैक्सिमम अच्छा ऑप्शन कौन सा दिखता है? ए वाला। बहुत सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, नाउ दिस इज समथिंग न्यू। ओके, अगर आप किसी बीटेक ग्रेजुएट को बोलेंगे ये करने के लिए तो थोड़ा मुश्किल है, बट किसी स्टूडेंट को 11th या 12th क्लास के स्टूडेंट के जो कि IIT JEE या नीट या इसकी तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें क्या बताना है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, हमें बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट। द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ N नाइट्रोजन का, in NH4 प्लस दिस एंड दिस आर। तो मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बताता हूँ कैसे निकालते हैं। NH4 प्लस का मैं बोल रहा हूँ, मुझे निकालना किसका है? मुझे निकालना है नाइट्रोजन का। मान लेते हैं नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेज कितना है? X। तो X प्लस हाइड्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट होता है +1, तो +1 इंटू 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है। दिस शुड बी इक्वल टू दिस चार्ज, कितना है? 1। तो x प्लस 4 इक्वल टू 1, x इक्वल टू -3। ओके, x कितना है? -3। आपको बी और सी ऑप्शन मिल रहे हैं, -3 -3। आगे सॉल्व करते हैं। NO2 माइनस, n के लिए अगेन ले लेते हैं x। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है दैट इज इक्वल टू -2। ओके, तो -2 इंटू 2 इक्वल टू चार्ज कितना है? -1। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? x इक्वल टू +3। ओके, +3। तो अगेन ये दोनों बैठते हैं। ठीक है, अब थर्ड वाला निकालते हैं, NO। तो NO के लिए n को x मान लेते हैं। ऑक्सीजन का मैंने आपको क्या बताया? ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2। तो x -2, दिस इज इक्वल टू 0। तो x किसके बराबर है? 2 के।
x2 के बराबर। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। जब कोर्स चलता है तब इसके डिटेल में हम बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली होता क्या है। ओके, ये -3 या +3 का मतलब क्या है, बट जब कोर्स पढ़ेंगे तब की बात करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, जब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? व्हाट इज द पीएच ऑफ वाटर सैंपल हैविंग H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन? H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 10 मिलीग्राम पर लीटर। और उसका एटॉमिक वेट कितना दे रखा है? 1 ग्राम पर मोल। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है पीएच। तो देखो, पीएच सिंपली किसके बराबर होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन। ओके, पीएच किसके बराबर होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन। ओके, अब यहाँ पे देखो, H+ आयन आपका कौन सी यूनिट में रहेगा? मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर याद रहे। अब आपको कॉमन सेंस लगा के इसको कुछ ऐसे अरेंज करना है कि आपको मोल्स पर लीटर में मिल जाए। तो सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। सिंस यहाँ पे मिलीग्राम है, ये ग्राम है, तो इसको चेंज कर लेते हैं टू 1000 मिलीग्राम पर मोल। ओके, 1000 मिलीग्राम पर मोल। अब देखो, मैं H+ कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहा हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, जस्ट यूजिंग दिस डिवाइड बाय दिस। अब देखो क्या आता है, 10 मिलीग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय 1000 मिलीग्राम पर मोल। ओके, तो ये और ये H+ कितना आ जाएगा? 10 मिलीग्राम पर लीटर इंटू मोल्स ऊपर की तरफ आ जाएगा। ओके, मिलीग्राम नीचे आ जाएगा और यहाँ पे 1000 आ जाएगा। तो मिलीग्राम से मिलीग्राम कैंसिल हो गए। H+ आयन कितना आएगा? 10⁻⁻2 मोल्स पर लीटर। अगर आपकी जैसे प्रैक्टिस हो जाती है या थोड़ा जिस तरीके से मैं बताता हूँ, तो आपको ये सारा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो हमारा पीएच निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ पे रखेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻2। तो पीएच कितना आ जाएगा? 2। बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं है, कोई टफ नहीं है। पीएच किसके बराबर है? 2 के बराबर। ओके, हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है, ये मोर ऑफ लाइक माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है। ओके, माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन है, बट स्टिल हम कर सकते हैं बिकॉज ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ओके, देखो क्या दे रखा है, इन अ सैंपल द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल सेल्स स्टार्टेड विद एन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस मच सेल्स पर ml ऑफ सैंपल। मतलब इनिशियल में कितने हैं? 5 इंटू 10⁻⁴ सेल्स ऑलरेडी प्रेजेंट है पर ml में, 1 ml में वाटर के अंदर। वाटर या सैंपल कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट लाइन में लिखा है, आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, किसी सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में द सेल कॉन्सेंट्रेशन वाज फाउंड टू बी 1280। ये रिप्रोड्यूस किए, मल्टीप्लाई किए, कितने आ गए? 1280 इंटू 10⁻⁴ सेल्स पर ml ऑफ द सैंपल। ओके, अज्यूमिंग बाइनरी फिजन ऑफ सेल्स। अब देखो, बाइनरी फिजन का मतलब क्या है? सिंपल सा, बाइनरी का मतलब 2, फिजन का मतलब टूटना। कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कर रहा है, 2 में कन्वर्ट हो रहा है। 2 कितने में कन्वर्ट हो रहे हैं? 4 में। 4 कितने में? 8 में। 8 कितने में? 16। 16 कितने में? 32। 32 कितने में? 64 में। ऐसे चलता जा रहा है। और यहाँ पे एंड देयर इज नो सेल डेथ। ओके, देयर इज नो सेल डेथ। द नंबर ऑफ जनरेशंस ऑफ सेल ग्रोथ अकर्ड इन दिस टाइम पीरियड। हमें क्या बताना है? द नंबर ऑफ जनरेशंस ऑफ सेल ग्रोथ, द नंबर ऑफ जनरेशंस ऑफ सेल ग्रोथ अकर्ड इन दिस टाइम पीरियड इज, हमें ये बताना है। तो बहुत सिंपल सा है, यूज योर कॉमन सेंस। जो कॉन्सेंट्रेशन पहले था, ओके, उसका क्या हो रहा है? जस्ट डबल हो रहा है। तो मान लेते हैं 5 इंटू 10⁻⁴। ओके, इससे कितना बन रहा है? 10 इंटू 10⁻⁴। ये हमारा हो गया फर्स्ट जनरेशन। ओके, उसके बाद में 10 का कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10⁻⁴। कितना हो जाएगा? सेकेंड जनरेशन। उसके बाद में 40 इंटू 10⁻⁴, जस्ट डबल डबल होते जा रहे हैं, थर्ड जनरेशन। 40 से 80 इंटू 10⁻⁴, कौन सा? फोर्थ जनरेशन। 80 से 160 इंटू 10⁻⁴, कौन सा?
फिफ्थ जनरेशन 160 से आगे आते हैं, क्या बनेगा 320 इंटू 10⁴ कितना, सिक्स जनरेशन, देन उसका डबल 640 इंटू 10⁴ कितना हुआ, सेवेंथ जनरेशन, फिर 1280 इंटू 10⁴, दिस इज एट्थ जनरेशन। आया समझ में, दिस इज एट्थ जनरेशन। तो कहना क्या चाहता है, 5 इंटू 10⁴ से 1280 तक आते आते सेल्स के कितने जनरेशन हो गए। अगर वो बाइनरी फिजन करता है और कोई डेथ नहीं हो रही है तो इसको कितनी जनरेशन लग जाएगी, 8 जनरेशन, 8 जनरेशन। तो 8 हमारा आंसर। समझ आया कितना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कितना ज्यादा कॉमन सेंस इन्वॉल्व है इसके अंदर। क्या कोई फॉर्मूला है, नहीं कोई फॉर्मूला नहीं है। क्या आपको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के नॉलेज की जरूरत है, नहीं जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। ये सारा का सारा मैं पढ़ाता हूँ क्लास में कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, ओके, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर सैंपल आर एज फॉलोज। थोड़ा सा इसको साइड में कर लेते हैं, ओके। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर सैंपल आर एज फॉलोज। Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 92 मिलीग्राम पर लीटर, ओके, और ऐसे ही सबके दे रखे हैं। What is the sodium absorption ratio of the water sample which may be considered for irrigation purpose? What is the sodium absorption ratio? तो देखो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा सोडियम एब्सॉर्प्शन रेशियो किसके बराबर होता है, Na प्लस डिवाइडेड बाय Ca2 प्लस प्लस Mg2 प्लस डिवाइड बाय 2। अब ये जो Na प्लस मैंने ऐसे लिखा है, ये क्या होता है, मिली इक्विवेलेंट्स। ओके, मिली इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ पे ये सब कुछ हमें मिली इक्विवेलेंट मिलीग्राम्स में दे रखा है, तो हमें मिली इक्विवेलेंट्स आएगा, बहुत सिंपल सा। अब नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स, अगर आपने एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उससे रिलेटेड है थोड़ा सा। और ये जो फॉर्मूला है ये हम इरिगेशन में यूज करते हैं। तो देखो इन्होंने कितने स्मार्टली एनवायरनमेंट को, इरिगेशन को और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को साथ में क्लब किया है। ओके, तो मिली इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होता है, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ओके, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। कॉन्सेंट्रेशन बोल लो या उसका वेट बोल लो, मास बोल लो, कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं, मास भी बोल सकते हैं, बिकॉज आर वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। अब इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू मोलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, नई चीज आ गई दोबारा। तो वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, ये साइन, ये, ओके। एग्जैक्टली वैलेंसी फैक्टर ये नहीं होता, इट इज अ बिट डिफरेंट। एसिड्स के लिए अलग निकालते हैं, सॉल्ट्स के लिए अलग निकालते हैं, बेसिस के लिए अलग निकलता है। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ऑफ दिस क्वेश्चन, ये इसके बराबर है, चार्जेस के बराबर। ठीक है, तो Na प्लस की वैल्यू निकालते हैं, एक निकालते हैं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। तो Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 92, करेक्ट। इक्विवेलेंट वेट, मोलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर वेट कितना है 23, वैलेंसी फैक्टर कितना है 1, +1 है ना, तो आपको सिर्फ 1 लेना है। तो ये किसके बराबर आया, 4 के। ऐसे ही निकालते हैं कैल्शियम का। तो कैल्शियम का वेट कितना दिया है, 40 मिलीग्राम पर लीटर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर है, मोलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर वेट कितना दे रखा है 40। अब यहाँ पे देखो ये कितना है, +2, यानी डिवाइड बाय 2। ये किसके बराबर आएगा, 2 के। लाइकवाइज हम लोग निकालेंगे Mg2 प्लस, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 24 डिवाइडेड बाय दिस, समझ में आ गया होगा। तो ये भी कितना आएगा, 2 के बराबर। ओके, अब सारी वैल्यूज को इसके अंदर प्लग इन कर दो। और हाँ, यहाँ पे इस पोटेशियम की कॉन्सेंट्रेशन का कोई मतलब नहीं है, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 4/√, दिस इज इक्वल टू 2.83। क्या ये क्वेश्चन नहीं हो सकता था, इतना टफ नहीं है, ये हो सकता था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज अ बिट ट्रिकी। ओके, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आपको थोड़ा सा भी चीजें आती है तो इतना मुश्किल नहीं है। देखते हैं क्या दे रखा है, एन अंडरग्राउंड
हैजार्डस वेस्ट स्टोरेज टैंक इज लीकिंग। ओके, वो एक स्टोरेज टैंक है, वो एक्चुअली लीक कर रहा है। द कंटामिनेंट कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली बीनीथ द साइट इज 0.5 मिलीग्राम्स पर लीटर। कितना है? 0.5 milligrams per liter. The contaminant is traveling at an effective rate of 0.5 meter per day, sorry 0.4 meters per day towards a well which is 2 kilometers away. कितना दूर है? 2 किलोमीटर का डिस्टेंस दे रखा है। अभी तक क्या समझ में आता है कि बस कुछ हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है कंटामिनेंट का, कितना है? 0.5 मिलीग्राम्स पर लीटर। ओके, 0.4 मीटर पर डे की स्पीड से आगे चल रहा है और कितना डिस्टेंस कवर करना है? 2 किलोमीटर। Assuming that the degradation of the contaminant follows a first order kinetic reaction, first order reaction, यहाँ पे लिखते हैं first order reaction, okay, and the initial concentration of the contaminant becomes half in 10 years, and the initial concentration of contaminant becomes half in 10 years. अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। ये इनिशियल था, इसका कितना हो रहा है? हाफ हो रहा है, 0.25 मिलीग्राम पर लीटर। कितने टाइम में? 10 साल में, 10 ईयर्स से। हमें क्या बताना है? इन दिस केस, इस केस में जब 0.4 मीटर की स्पीड से जा रहा है, मीटर पर डे की स्पीड से 2 किलोमीटर तक का चलना है उसको, द कंटामिनेंट कॉन्सेंट्रेशन एक्सपेक्टेड एट द वेल अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, स्टेडी स्टेट कंडीशन पे, मतलब उसका कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना रहा होगा, हमें ये बताना है। तो मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को इस तरीके से दिया जाता है, डी ए अपॉन ए minus k dt, where A is the concentration of the contaminant. ओके, अब इसको अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग क्या ले लेते हैं? कंटामिनेंट है तो यहाँ पे C ले लेते हैं। ओके, डी सी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C माइनस के डी टी, वेर के इज रेट कॉन्स्टेंट। अब हमें रेट कॉन्स्टेंट तो दे नहीं रखा है पूरे क्वेश्चन में, तो उसे भी निकालेंगे। इसे इंटीग्रेट करते हैं, इसको भी इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 0 टू t, इसको करेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से फाइनल कॉन्सेंट्रेशन तक। ओके, तो ये क्या आ जाएगा? एल एन सी सी एफ सी आई इक्वल टू माइनस के टी। ओके, टी माइनस 0 तो के टी आ जाएगा। फाइनली कितना आएगा? एल एन सी एफ माइनस एल एन सी आई इक्वल टू माइनस के टी। यह हमारा पहला इक्वेशन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, एल एन सी एफ माइनस एल एन सी आई इक्वल टू माइनस के टी। ओके, समझ में आ गया? अब देखो, मुझे के तो दे नहीं रखा है, बट मैं के निकाल सकता हूँ। कैसे? इस वाले डेटा से। ये तो सेकेंड पैराग्राफ दे रखा है ना, क्या दे रखा है? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 0.25, नेचुरल लॉग 0.25 माइनस एल एन 0.5 इक्वल टू माइनस के इंटू टाइम कितना है? 10 साल है। अब उसको मुझे किस में रखना पड़ेगा? डेज के अंदर। ओके, क्योंकि ईयर बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है और वो बैठता भी नहीं, तो हमें डेज में रखना पड़ेगा। तो टाइम कितना हो जाएगा? 10 इंटू 365। करेक्ट। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू हमारे पास में आएगा समवेयर अराउंड, लेट मी जस्ट सी k का वैल्यू कितना आता है। ओके, दिस इज नॉट नेगेटिव, दिस इज 1.89 इंटू 10 टू पावर माइनस, एंड यहाँ पे डे इनवर्स 1.89 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 डे इनवर्स। ओके, ये हमारे पास k का वैल्यू आ गया। अब दूसरी चीज देखते हैं, हमें निकालना क्या है। इन दिस केस द कंटामिनेंट कंसंट्रेशन एक्सपेक्टेड एट द वेल साइट अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, मतलब उसको 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। वेलोसिटी हमें दे रखी है 0.4 मीटर पर डे। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। डिस्टेंस कितना है? 2 किलोमीटर, यानी 2000 मीटर। डिस्टेंस कितना है? 2000 मीटर। तो क्या हम लोग यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं? दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, दैट इज 5000 डेज। अब जब मेरे पास टाइम आ गया है, मेरे पास k का वैल्यू है,
आई हैव इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या हम फाइनल कॉन्सेंट्रेशन नहीं निकाल सकते? LnCf माइनस LnCi इनिशियल कितना है 0.5 है, इक्वल टू माइनस 1.89 इंटू 10⁻⁻4 इंटू टाइम 5000। ओके, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू कुछ मिलेगी 0.193 मिलीग्राम पर लीटर, 0.193 मिलीग्राम पर लीटर। देखा आपने, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था। जो मैंने बोला ना 13 में से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से टफ हो सकते हैं, जो कि शायद आपको पता नहीं है, इसलिए ये वाला थोड़ा सा हम लोग ट्रिकी बोलते हैं। ओके, तो शायद ये वाला आपसे नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। द मोलर कॉन्सेंट्रेशन m of some ionic species in water sample are estimated as follows. ओके, Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.25 मोलर, ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है। आयोनिक स्ट्रेंथ बताना है, तो यहाँ पे आयोनिक स्ट्रेंथ किसके बराबर होता है? हाफ इंटू समेशन ऑफ, इसको ऐसे लिख लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इंटू चार्ज का स्क्वायर। ओके, कॉन्सेंट्रेशन इंटू चार्ज का स्क्वायर। देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है Na प्लस का 0.25, ओके 0.25, और यहाँ पे चार्ज कितना है +1, तो +1 का स्क्वायर, प्लस कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन 0.12, और यहाँ पे चार्ज कितना है 2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.32 क्लोराइड का, चार्ज कितना है -1 का स्क्वायर, प्लस 0.05 इंटू और -1 का स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 0.55 मोलर, 0.55 m। तो करेक्ट आंसर कितना है 0.5। देखा आपने, कितना आसान है, बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आई गेस लास्ट क्वेश्चन है। एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉलिड कैल्शियम सल्फेट वाज एडेड टू अ प्योर वाटर जिसका pH 7 है, so that some solids remain undissolved at the equilibrium. The solubility product of CaSO4 is 2 into 10 to the power -5। यहाँ पे लिखते हैं KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना दिया है 2 into 10 to the power -5 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। ओके, हमें क्या बताना है? द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन बताना है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि हम KSP एक्चुअली होता क्या है। ओके, देखो यहाँ पे जैसे CaSO4 ये सॉलिड है, इसको हमने क्या किया वाटर के अंदर ऐड किया। ओके, वाटर इज बेसिकली एक्वस ओनली, तो ये क्या बनाएगा आयंस बना देगा Ca2 प्लस एक्वस फॉर्म में प्लस SO4 2 माइनस एक्वस फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या लिखते थे? द सम ऑफ प्रोडक्ट्स divided by, sorry, the product of multiplication of products divided by multiplication of reactants। और यहाँ पे इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है CaSO4 का ये चेंज नहीं होगा। ओके, नेग्लिजिबल है, तो इसको हम हटा सकते हैं। अब सिंपल सा, अगर H2O को मैं इस K से मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, तो ये हमारा बन जाता है KSP। ओके, KSP बन जाता है, तो ये किसके बराबर है Ca2 प्लस एंड SO4 2 माइनस। ओके, Ca2 प्लस एंड SO4 2 माइनस। अब देखो, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन S है तो यहाँ पे ये भी कितना आएगा S और ये भी कितना आएगा S। आप मोल्स देख सकते हो, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल। तो सिंपल सा मैं KSP को क्या लिख सकता हूँ
Ca2+ की जगह S इंटू S अगेन SO2 माइनस KSP कितना है 2 इंटू 10⁻⁻5 दिस इज इक्वल टू S²। सॉल्व करेंगे तो S का वैल्यू आएगा समवेयर अराउंड 0.004 मोल पर लीटर, 0.004 मोल पर लीटर। और यही S क्या है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 माइनस। ओके तो देखो ये क्वेश्चन शायद नहीं होता अगर आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जो कि बहुत ही सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ओके एक बार सही से पढ़ लोगे, जैसा मैं पढ़ाऊंगा वैसा पढ़ लोगे, तो गारंटी है कि एनवायरमेंटल साइंसेज में अगर आप गेट का एग्जाम देते हो तो आपका ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 आ जाएगा, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। ओके ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 आ जाएगा बहुत ही आसानी से, बहुत आसानी से। और सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको ये मौका भी मिल रहा है। ओके कि आपको एनवायरमेंटल साइंसेस है, सिविल इंजीनियरिंग तो है ही है, साथ में एनवायरमेंटल साइंसेस भी आपके लिए निकल के आ रहा है कि आप उससे भी एग्जाम दे सकते हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा सही से पढ़ना है, क्योंकि चीज़ें कुछ कुछ नहीं आ जाती है इसके अंदर। ओके तो जिस तरीके से पढ़ाऊंगा उस तरीके से पढ़ोगे तो 100% गारंटीड है कि ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 आओगे ही आओगे। ओके सो विद दिस आई गेस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस। 13 क्वेश्चंस आए थे, इसमें से 9 वर इजी एंड 2 वर अ बिट डिफिकल्ट। वो भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है तो वो क्वेश्चन कर सकते थे। ओके so I guess we are done with environmental chemistry for GATE 2021. With this, I'll take your leave. Till then, everyone take care. Bye bye. This is Ruchin Dayawat signing off for this day.